तो हेलो गाइस। अभी तक हमने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर से रिलेटेड एंड यू गाइस आर रियली अमेजिंग। ठीक है, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, यू गाइस आर रियली अमेजिंग। ठीक है, पेस को सही में कोई इतना सीरियसली नहीं लेता जितना तुम लेके पढ़ रहे हो इसमें। आई रियली अप्रिशिएट भाई साहब। चलो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने अभी तक क्या कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने ब्रांडिंग पढ़ लिया, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। हमने यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। आज आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल प्राइस के बारे में। ओके, प्राइस और इसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करता है। ओके, प्राइस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और ट्राई करेंगे हम लोग कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम लोग एक बार पढ़ लें। ठीक है, बट मेन हमारा फोकस रहने वाला है किस पे? प्राइस पे। सो लेट्स स्टार्ट। ये तुम्हारे नीचे आ जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में लेबलिंग को पढ़ा था। अब हम बात है प्राइसिंग पे। ठीक है, ये दो पॉइंट्स प्लीज अपने पास लिख लेना कि प्राइसिंग जो होता है ना, वो एन इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन है। वो कैसे? अगर तुम अपने प्राइस को कम कर देते हो ना, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक एडवांटेज मिल जाता है बाकी सारे कॉम्पिटिटर से कि मेरा प्राइस कम है, तो तुम लोग आके मेरे सामान को खरीद सकते हो, मुझे नहीं खरीद सकते। ठीक है, दूसरा है रेगुलेटर और डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस के बारे में हमें इतना पता है कि अगर हम लोग प्राइस को बढ़ाते या फिर घटाते हैं, तो उसका उस प्रोडक्ट का डिमांड भी घटता या बढ़ता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, लेकिन इन नॉर्मल केसेस में जब भी प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है, और जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाता है। इसलिए प्राइस दोनों चीज़ें हैं, एक इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन भी है और एक अपना रेगुलेटर भी है डिमांड का। ओके, तो दोनों चीज़ों को तुम्हें याद रखना है। लेट्स स्टार्ट विद प्राइसिंग। व्हेन अ प्रोडक्ट इज बाउट, सम मनी इज पेड फॉर इट। जब हम कुछ भी खरीदते हैं उसके लिए हम कुछ ना कुछ पैसे प्रोवाइड करते हैं सामने वाले को। दिस मनी रिप्रेजेंट द सम ऑफ वैल्यू दैट कंज्यूमर एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ हैविंग और यूजिंग द प्रोडक्ट एंड इज रेफर्ड टू एज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जो भी अमाउंट हम लोग उसे पे करते हैं ना, उसी को हम लोग प्राइसिंग कहते हैं। वो हम लोग क्यों पे करते हैं? क्योंकि हमें उस प्रोडक्ट से कुछ बेनिफिट मिल रहा है, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको हमारे पास वो चीज़ अगर हमारे पास है तो उसका कुछ वैल्यू है हमारे लिए, इसलिए हम उसके अगेंस्ट पैसे देने को तैयार हैं। सिमिलरली, मनी पेड फॉर द सर्विस सच एज फेयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी एंड फी टू अ डॉक्टर फॉर हिज मेडिकल एडवाइस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ दीज सर्विसेज। अगर हम लोग किसी डॉक्टर को उसकी फीस दे रहे हैं, या फिर किसी लॉयर को उसकी फीस दे रहे हैं, या फिर किसी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए हम लोग उसके दाम दे रहे हैं, फेयर दे रहे हैं, तो ये सभी प्राइस है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है उसके प्राइस को। ओके, प्राइस में देयरफॉर बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय अ बायर और रिसीवर बाय अ सेलर और रिसीव्ड बाय अ सेलर। अगर हमें प्राइस को डिफाइन करना हुआ तो वो हम सिंपली कह सकते हैं कि वो अमाउंट है जिसको एक बायर पे करने को तैयार है, या फिर एक रिसीवर रिसीव करने को तैयार है, मतलब सेलर रिसीव करने को तैयार है इन कंसिड इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर बायर पैसे दे रहा है ना, तो उसका ये हक है कि सामने वाले से वो प्रोडक्ट ले या फिर सर्विसेज ले, उसके जो भी है। ठीक है, जिस चीज़ के लिए भी उसने पैसे दिए हैं। प्राइसिंग ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ फर्म। ऑफ कोर्स ये बात है कि मार्केटिंग के अंदर प्राइस का बहुत बड़ा रोल होता है। नो प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च विदाउट अ प्राइस टैग और एटलीस्ट सम गाइडलाइन फॉर प्राइसिंग। अगर किसी भी देखो, मैं मार्केट के अंदर कुछ भी बेच नहीं सकता अनलेस उसका मैंने कोई प्राइस सेट कर रखा है, या फिर कुछ कंडीशंस बता रखी है कि अगर ठीक है, मान लो कि तुम इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हो। ठीक है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं, तो तुम इस वाले कोर्स को सिर्फ इतने पैसे में अफोर्ड कर लेना, 499। बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि ये फ़ोन 4999 हो। ठीक है, इतना बड़ा गैप हो। ठीक है, बट कंडीशंस है ना, लेकिन दोनों केस में पैसे देने पड़ रहे हैं। ओके, ये चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ। आगे देखो कहाँ है ये चीज़। क्या? वेट। Pricing occupies goods. Sorry, no product can be launched without price tag or at least some guidelines for pricing. Guidelines वाला मैंने अभी समझा दिया। ठीक है, प्राइसिंग इज ऑफन यूज एज रेगुलेटर ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस को हम लोग एक रेगुलेटर की तरह ट्रीट करते हैं जो कि डिमांड को इफेक्ट करता है, जो कि हमने हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड की वजह से इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है। जनरली इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज,
इज डिमांड कम डाउनवर्ड एंड वाइस वर्सा। लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है ये, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, एक चीज़ यहाँ पे भी समझ लो, ठीक है। जब भी अपना प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, ठीक है। जब भी प्राइस कम होता है तो डिमांड अपना बढ़ता है। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखना होता है, एट सेटेरस पेरिबस। ओके, सेटेरस पेरिबस, पेरिबस ऐसे कुछ करके होता है, ठीक है। एट सेटेरस पेरिबस, इसका मतलब होता है कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो हमारा कॉम्पिटिटर भी प्राइस को कम कर रहा है, ठीक है। नहीं, वो भी अपने प्राइस को बढ़ा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं। इन दोनों केस में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट अलग आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग प्राइस के साथ डील करें तो सिर्फ प्राइस के साथ डील करें, बाकी सारी दुनिया की चीज़ें कांस्टेंट है। ओके, तब डिमांड के साथ एक प्रॉपर ये रिलेशन आता है। आई होप गाइस इकोनॉमिक्स वाले बहुत तगड़े तरीके से समझ चुके होंगे। बट प्राइस वाली चीज़, प्राइस और डिमांड का रिलेशन ये सभी को पता होता है। जनरल सेंस में भी देख लो कि कोई सस्ती चीज़ हम लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं और कोई महंगी चीज़ कम खरीदना चाहते हैं। प्राइसिंग इज कंसिडर्ड टू बी एन इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन। इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन, वो तो हमने अभी हमें पड़ता ही है। अगर प्राइस हमने कम रखा है तो कहीं ना कहीं हम लोग उसे ज़्यादा लोगों तक बेच पाएंगे। ओके, in the condition of perfect competition, most of the firm compete with each other on the basis of this factor. This is also the single most important factor affecting the revenue and profit of the firm. So देखो, एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जहाँ पे हर कोई एक पर्टिकुलर प्राइस के बेसिस पे एक सेम प्राइस पे बेच रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे भी प्राइसिंग एक रोल प्ले करता है, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर, ठीक है, जहाँ पे सब लोगों ने अपने प्राइसेस को सेम कर रखा है। ओके, इट इज़ ऑल्सो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द रिवेन्यू, और ये इकलौता ऐसा फैक्टर है जो कि रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों पे क्या कहते हैं, इफेक्ट करता है। वो अगर तुमने प्राइस ज़्यादा रख रखा है तो एट देन तुम्हें रिवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। ओके, ये पॉइंट्स को तुम एज इट इज़ याद कर लेना। ओके, स्टार्ट पॉइंट्स से फिर आगे, दस मोस्ट मार्केटिंग फर्म गिव हाई इंपॉर्टेंस टू द फिक्सेशन ऑफ प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसलिए बहुत सारे फर्म ऐसे होते हैं जो कि प्राइस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस, प्राइस डिटर्मिनेशन। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बोर्ड्स में भी आया होगा एंड यहाँ पे सीयूटी में भी इंपॉर्टेंट है। और देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, हमने 4P के बारे में पढ़ा था, 4Ps के बारे में पढ़ा था, 4Ps के बारे में कौन कौन से थे? प्रोडक्ट, फिर हमने पढ़ा प्राइस, फिर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइस, प्राइस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर अब हम ना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन, ठीक है। तो अभी हम लोग प्राइस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, ठीक है। प्रोडक्ट से हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं आप लोग, अब हम लोग प्राइस पे आ चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे प्राइस सेटिंग को अफेक्ट करते हैं, किन किन बेसिस पे हम लोग अपने प्राइसेस को डिसाइड करते हैं, इन शॉर्ट, ठीक है। देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट द फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन रिगार्ड ऑफ द डिस्कशन आर बिलो। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला, प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर हमें किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है कि हम उसे कम दाम पे बेचने नहीं वाले, वरना फिर हमें ही लॉस होगा। अगर किसी चीज़ को बनाने में सिर्फ 50 रुपये लग रहे हैं तो हम उसे 55 का बेच सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर को सस्ता लगेगा। जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है उसके लिए 55 रुपये सस्ते हैं। लेकिन मान लो कि कोई कंपनी है जो कि अपने सामान को भले ही 400 रुपये का उसके पास रॉ मटेरियल है, लेकिन वो 402 पे बेच रही हैं, उसको तो सिर्फ 2 रुपये का मार्जिन मिला ना, यहाँ पे भले 5%, 5 रुपये का मार्जिन मिल रहा है, लेकिन ये 402 वाला अमाउंट इसके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर किसको प्रेफर करेगा? 55 वाले को। ऑल दो बैक ऑफ द बिजनेस क्या गेम चल रहा है वो तुम समझ रहे हो, ठीक है। ये बंदा ज़्यादा पैसे कमा रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता, सिंपली यहीं यहीं तक देखो, ठीक है, कि कम रॉ मटेरियल है तो हम उसे कम पैसे में बेच सकते हैं, ज़्यादा रॉ मटेरियल है तो हमें अल्टीमेटली ज़्यादा पैसे लगाने ही पड़ेंगे। हम इसे 55 या फिर 60 तक नहीं लेके आ सकते क्योंकि उसमें हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा। ये चीज़ है, सबसे पहले यही बात है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस
इज इट्स कॉस्ट, वही बात है। दिस इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, सेलिंग द प्रोडक्ट। सो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, जो वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ये इस चीज़ को बस डिलीट कर रहा था। ओके, सो ये चीज़ हम लोग कैच कर सकते हैं यहाँ पे। द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट सेट्स द मिनिमम लेवल और प्राइस, फ्लोर प्राइस एट विच द प्रोडक्ट मे बी सोल्ड। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट हमारे लिए प्राइस फ्लोर को सेट कर देता है। ओके, आखिर ये होता क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, आखिर हमारे रूम में क्या होता है? एक वेट 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 एक सेकंड, यहाँ पे देखो। हमारे रूम में क्या होता है जनरली? एक छत होती है, एक फ्लोर होता है। हम लोग फ्लोर से ऊपर जा सकते हैं ना, और छत से ऊपर लेकिन छत से ऊपर नहीं जा सकते हैं। हम लोग छत से नीचे आ सकते हैं ना? एक सेकंड, हम लोग छत से नीचे आ सकते हैं लेकिन फ्लोर से नीचे नहीं जा सकते, है ना? तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स के टर्म में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये है अपना ये है अपना डिमांड कर्व, ये अपना सप्लाई कर्व। इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा होगा। ओके, तो प्राइस फ्लोर क्या होता है? ठीक है, प्राइस फ्लोर वो नॉर्मली यहाँ पे सेट किया जाता है। ऐसे डिमांड सप्लाई छोड़ दो, जो नॉर्मल एक एमआरपी होता है ना, या अगर मैं ये थोड़ा-सा अलग ही कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा था मैं सिंपली समझाता हूँ प्राइस फ्लोर क्या होता है। ये एक बेंचमार्क होता है कि अगर तुम्हें प्राइस सेट करना है तो या तो यहाँ पे कर सकते हो या फिर इससे ऊपर कर सकते हो, ठीक है? इससे नीचे तुम नहीं कर सकते। अगर इससे नीचे तुम जाते हो तो तुम्हारा ही लॉस होगा। ओके, वही बात है यहाँ पे प्राइस फ्लोर वाले कॉन्सेप्ट में। अगर तुम इकोनॉमिक्स के टर्म में भी रिलेट करोगे तो वहाँ पे वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना उस चैप्टर में। तो इसलिए मैं बीच में रुक गया था। सॉरी गाइस। चलो आगे देखते हैं, ठीक है? कहाँ गया? ये रहा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? प्रोडक्ट कॉस्ट जो होता है वो हेल्प करता है डिटरमाइन करने में प्राइस फ्लोर को। इस पॉइंट को प्लीज मार्क कर लेना, ठीक है? इस वाले पॉइंट को। जनरली और मार्केटिंग फर्म्स ट्राई टू कवर ऑल देयर कॉस्ट एट लीस्ट इन द लॉन्ग रन। अब देखो, जितनी भी कंपनीज होती हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने कॉस्ट को रिकवर कर पाए। अगर मैं 50,000 से अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि 50 के 50,000 मेरा रिकवर हो जाए। साथ ही साथ फिर मैं ग्रो करता रहूँ, अपना प्रॉफिट बनाता रहूँ। भले हो सकता है कि अभी हमारे 50,000 का डेट चल रहा है। उसके बाद भी हमने अपने कंपनी को ये हमारा फर्स्ट ईयर है अपने कंपनी का। तो ये हम अपने प्रोडक्ट को जो कि हमने 500 का बना रखा है लेकिन स्टिल उस पे डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग 450 का। फर्स्ट ईयर में हम लोग बियर कर सकते हैं इस 50 रुपए का और लॉस को, ठीक है? 50 रुपए के और लॉस को हम लोग बियर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में जैसे हमने फर्स्ट ईयर में ये क्यों करा था, ताकि हमारे पास कम से कम कस्टमर आ तो जाए पहले। कस्टमर आ गए उसके बाद फिर उनको रखना ये आसान होता है, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर में भले ही हम लोग लॉसेस को टैकल कर सकते हैं लेकिन इन द लॉन्ग रन हमें इस 50,000 को रिकवर करना है। साथ ही साथ फिर अपने फर्म को भी ग्रो करना है। ओके, ये चीज़ समझ रहे होगे। लॉन्ग रन में एक किसी भी फर्म का सिर्फ एक टारगेट होता है कि वो अपने कॉस्ट को रिकवर कर पाए। In addition, they aim at earning a margin of profit over and above the cost. Of course ये बात है, 50,000 के साथ साथ तो वो चाहेंगे ना कि अगर वो 50,000 से स्टार्ट करे हुए तो एट देन 4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद उनकी कंपनी लाखों में बने, ताकि उन्हें कम से कम फायदा हो। ओके, ये चीज़ है। In certain circumstances, for example, at the time of introduction of new product or while entering a new market, the product may be sold at price which does not cover all costs. वही बात है कि अगर तुम किसी ऐसे फील्ड में जा रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। ओके, तुम ऐसे फील्ड में जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए तुम्हें ज़्यादा डिस्काउंट डिस्काउंट देना पड़ेगा, ताकि लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ भी जाए कि ये बंदा सस्ते में माल बेच रहा है, तो एक बार चेक कर लेते इसे, ठीक है? सस्ते में मिल रहा है तो मैं इसको खरीद लिया और उसके बाद फिर इस सामान को यूज़ करा, फिर मैंने मुझे लगा कि हाँ ये सही है, जो मैं पहले खरीदता था उससे ज़्यादा सही है, ठीक है? तो इन फ्यूचर मैं इसका रिपीटेड कस्टमर बन चुका हूँ ना, तो इन फ्यूचर ये मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन भले ही इस साल मुझे थोड़ा बहुत लॉस को बियर करना पड़ रहा है। ओके, ये चीज़ है। फिर आगे, द प्रोडक्ट में बी सोल्ड फर्स्ट ईयर में हो सकता है कि तुम गुड्स को एकदम कम प्राइसेस पे बेच रहे हो। ओके, फिर आगे देखो, बट इन लॉन्ग टर्म अ फर्म कैन नॉट सर्वाइव अनलेस
अनलेस एटलीस्ट इट्स ऑल कॉस्ट आर कवर्ड। सो ऑन लॉन्ग रन एक कंपनी ऐसे नहीं चल सकती कि वो सिर्फ घाटे में है, उसे अपने कॉस्ट को रिकवर करना ही पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगी। देर आर ब्रॉडली थ्री टाइप ऑफ कॉस्ट। अगर हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं वो मेनली तीन तरह के होते हैं। पहला अपना फिक्स कॉस्ट, फिर अपना वेरिएबल कॉस्ट, और फिर अपना सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना फिक्स कॉस्ट। Fixed costs are those costs which do not vary with the level of activity of a firm, say with volume of production or sales. For example, rent of building, salary of the sales manager remaining the same whether 1,000 units or 10 units are produced. Okay. Okay. ये चीज़ देखो, फिक्स कॉस्ट क्या होता है? उस कॉस्ट को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कंपनी कैसी है, उसमें कितना सामान बन रहा है, कितना सामान नहीं बन रहा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो पहले भी 1000 थी, रुको, एक सेकंड मैं बताता हूँ, ठीक है? अगर मान लो कि तुम अपनी कंपनी के अंदर पहले 1000 प्रोडक्ट्स बना रहे थे, चलो 1000 प्रोडक्ट्स बना रहे थे, ठीक है? 1000 प्रोडक्ट्स बना रहे थे, तब तुम्हारा कॉस्ट आ रहा था ₹50 का, ठीक है? ₹50 जस्ट एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? और मान लो कि तुम 0 बना रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा ₹50 का खर्च आ रहा है, ओके? इस ₹50 में क्या हो सकता है? मान लो कि तुम मान लो कि तुम इसमें से ₹4 तुम दे रहे हो सैलरी में, ठीक है? उसके बाद फिर बाकी सारे पैसे तुम रेंट-वेंट या फिर बिल्स पे करने में लगा रहे हो, या फिर कुछ इंटरेस्ट पे करने में लगा रहे हो। इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है क्या? नहीं, मतलब मशीनरी का हो गया, ठीक है? डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारा कितना प्रोडक्ट तुम प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर बेच पा रहे हो, वो कॉस्ट सेम रहते हैं, ठीक है? ये चीज़ है, फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है? फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी विथ लेवल ऑफ एक्टिविटी इन द फर्म, ठीक है? इसका एग्जांपल क्या है? रेंट ऑफ बिल्डिंग, सैलरी, सैलरी हो गया, ठीक है? ये चीज़ है। अब हम आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। लेट्स कम टू वेरिएबल कॉस्ट। द कॉस्ट which vary डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द लेवल ऑफ एक्टिविटीज आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है? इफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तुमने कि एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है? फिक्स कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट जो होता है ना, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वो कुछ ना कुछ होता है, मान लो 50 है, ठीक है? लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा जीरो होता है। अगर तुम आउटपुट को बढ़ा रहे हो तो फिक्स कॉस्ट तो सेम रहता है, ठीक है? लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगता है, ठीक है? फिर मान लो कि तुमने 2 कर दिया, ये 50 का 50 ही रहा, तुम्हारे ये 30 हो गया। फिर 4 करा, 50 की जगह पे ये 35 हो गया, ठीक है? ऐसे चलता रहता है। ये फिक्स वाला फिक्स रहता है, लेकिन जिस हिसाब से अपना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, उस हिसाब से वो भी बढ़ता रहता है। एक सेकंड गाइस। सो यहाँ पे देखो, ठीक है? ये चीज़ तुम्हें एक्सप्लेन हो चुका होगा, ये तुम्हें समझ में आ चुका होगा, ओके? चलो एक बार आगे देखते हैं क्या सीन है। कहाँ पे थे हम लोग? वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ चुका होगा, ओके? आगे देखते हैं हम लोग। वेरिएबल कॉस्ट में का एग्जांपल क्या हो सकता है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर तुम ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदते हो तो तुम्हें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ लेबर, अगर तुम्हें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा लेबर चाहिए होंगे, तो फिर तुम्हारे लिए वो ज़्यादा कॉस्ट बियर करेगा, ज़्यादा लोगों को तुम्हें वेजेस या सैलरी देना पड़ेगा। फिर पावर, पावर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है? इसका वेरिएबल कॉस्ट का, ओके? आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। पावर कैसे? अगर तुम्हें सिर्फ एक बनाना है गुड्स, तो फिर उसमें कम इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, ठीक है? वहीं पे तुम्हें 2 लाख बनाना है तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। ये चीज़ समझ रहे हो ना? तो वही चीज़ है। लेट अस से इफ द कॉस्ट ऑफ वुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 चेयर कम्स 100 द रुपीज़ 100, द कॉस्ट ऑफ वुड फॉर 10 चेयर्स वुड बी 1000, ठीक है? वही बात है कि अगर एक चेयर को बनाने में ₹100 लग रहे थे तो 10 चेयर बनाने में 1000 लगेंगे। ऑब्वियसली देयर विल नो कॉस्ट ऑफ वुड इफ नो चेयर इज प्रोड्यूस। ऑफ कोर्स ये बात है कि जहाँ एक को बनाने के लिए 100 लग रहे थे, 10 को बनाने के लिए 1000 लग रहे थे, अगर तुम बनाते ही नहीं हो, ज़ीरो प्रोड्यूस करे, तो तुम्हारे पैसे भी ज़ीरो लगेंगे, है ना? तो फिक्स कॉस्ट जो होता है, फिक्स कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये चीज़ यहाँ पे मार्क कर लें, फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी ज़ीरो, वेरिएबल कॉस्ट कैन बी ज़ीरो। वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो हो सकता है, ओके? अगर तुम कॉमर्स के हो तो तुम्हें ये चीज़ पता होगा, ठीक है? मैं ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। आगे देखो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी बट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद इट। ओके, देखो,
एक तो सिचुएशन ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि तुम एक आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें इतना कॉस्ट लग रहा है, ठीक है? मान लो कि वही 10 लग रहा है, फिर 2 को 20 लग रहा है, 3 को 30 लग रहा है, ठीक है? ऐसे चल रहा है तुम्हारा, ओके। लेकिन कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो कि मान लो कि 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 10 हो गए। इसमें तुम्हारा सिर्फ ₹50 मिल रहे हैं, ठीक है, तुम्हें। और उसके बाद मान लो 11 पे तुम्हें 60 मिलने लगे, फिर 12 पे 70 मिलने लगे, फिर ऐसा मतलब अजीब सा वहां पे होता है, कोई सिस्टमेटिक चीज नहीं होता, ओके। तो यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। इसको हम लोग एक बार प्रॉपर्ली पढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसका एग्जाम्पल तुम्हें याद होना चाहिए, कमीशन है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, compensation of salesperson may include a fixed salary of say 10,000 plus commission of 5% on sales, okay. With an increase in volume of sales, the total compensation will increase, but not in the directly proportion of change in volume of sale. ठीक है। सो इस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सी में कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, लेकिन समझो, ठीक है। एक हमारे पास सेल्स पर्सन है हमारे पास। उसको हम पहले 10,000 दे देते, उसके बाद जितना भी वो सेल करता था उसको हम लोग 5% दे देते, ठीक है। मान लो कि अगर यहाँ पे जीरो गुड है, जीरो गुड पे उसकी कमाई कितनी हुई? 10,000, ठीक है। कंसिडरिंग एक गुड हम लोग बेच रहे हैं 100 रुपए की। थोड़ा मैथ्स होगा लेकिन ट्राई करना समझने का, ठीक है। ये कहीं सीओटी में नहीं आने वाला, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। आगे देखो, फिर मान लो एक हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10,000 तो हमें देना ही है, 10,000 हमें देने हैं। फिर 100 का 5% यानी 5 रुपए। फिर दो हुआ, अगेन फिर 10,000 तो हमें देना ही है, प्लस में 10, ठीक है। इस बीच का रेशियो क्या है? 10,000 5/1, ठीक है, ये रेशियो है इसका। दूसरा देखो यहाँ पे क्या रेशियो है, 10,000 10/2, जो कि होता है लगभग 5,005, ये होता है, ठीक है, 5,005। तो इन दोनों का रेशियो कहीं ना कहीं अलग आ रहा है, ठीक है। आई नो, ठीक है, इग्नोर करो इसे। बस तुम डायरेक्टली याद कर सकते हो कि कमीशन जो होता है ना, वो अपना सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आता है, और तुमसे बस यही पूछेगा कि एक ऐसा कॉस्ट बताओ जो कि डायरेक्टली रिलेट नहीं करता। कहाँ गया ये? एक सेकंड। तुम एक ऐसा कॉस्ट बताओ जो कि डायरेक्टली रिलेट नहीं करता तुम्हारे प्रोडक्शन से, लेकिन वो कॉस्ट है, ठीक है। वो कॉस्ट है, कमीशन वो होगा अपना, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच वेरी विद लेवल ऑफ एक्टिविटी बट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हो? डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब होता है अगर एक चीज एक यूनिट से बढ़ रहा है ना, एक यूनिट से बढ़ रहा है तो दूसरा भी एक यूनिट से बढ़ेगा, ये चीज है। आई होप सो क्लियर है, ओके। ये चीज है। आगे देखो, with increase in volume of sale the total compensation will increase but not directly, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, इतना समझ में तीनों कॉस्ट को समझ लिया, ओके। टोटल कॉस्ट आर सम ऑफ टोटल ऑफ द फिक्स वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट फॉर द स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्टिविटी, से वॉल्यूम ऑफ सेल्स और क्वांटिटी प्रोड्यूस, ठीक है। अब हमें हर आउटपुट के साथ चेक करना पड़ता है कि हमने एक जीरो प्रोड्यूस करा तो उसमें फिक्स कॉस्ट कितना था, उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना था, उसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना था। उसके बाद फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल कॉस्ट कितना है। फिक्स तो मान लो 50, ये 0 0 और यहाँ पे क्या हुआ, 50 हो गया, ठीक है। फिर एक यूनिट हमने बनाया, फिर यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 आ गया, तो 55 हो गया। ये अपना टोटल कॉस्ट आ गया। तो टोटल कॉस्ट के हिसाब से ही हम लोग अपने प्राइस को डिटरमाइन करते हैं कि कम से कम वो 50-55 रुपए तो कवर हो जाए ना, जितना हम लोग बेच रहे हैं उस हिसाब से। वेट, ओके। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, ओके। तुम्हें कुछ भी डाउट होता है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, आई विल आंसर, ओके। आगे देखो, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। अभी यहाँ पे देखो, कहाँ गया? फर्स्ट वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया। अब सेकंड अपना यूटिलिटी एंड डिमांड। While the product cost set the lower limit of the price, the utility provided by the product and intensity of demand by still get the upper limit of price. Okay. While the product cost set the lower limit of price, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझो, तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डैश
सेट द लोअर लेवल ऑफ प्राइस, लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है? एक ये चीज़ है। या फिर वो पूछ सकते हैं सेव डैश सेट्स द फ्लोर प्राइस। इन दोनों ही केस में यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? कॉस्ट, ठीक है? कॉस्ट लिखोगे यहाँ पे, ओके? लेकिन अगर तुम्हें पूछ देता है कि डैश डैश सेट्स अपर या फिर मैक्सिमम लेवल ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्राइस, ठीक है? तो वो क्या डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है अपना सेकंड पॉइंट, जो कि है यूटिलिटी एंड डिमांड। आखिर लोगों को उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है और लोग उसके लिए तैयार कितना है पैसे देने के लिए, या फिर उसका डिमांड क्या है? चलो एक बार पढ़ते हैं इसको प्रॉपर्ली। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना प्लीज़, ओके? ये वाला। यहीं से क्वेश्चन आते हैं एंड आ सकते हैं, ओके? व्हिच अ बाय ओके, सेटिंग द अपर लिमिट ऑफ प्राइस, क्या ये हेल्प करते हैं सेटिंग अपर लिमिट ऑफ प्राइस, ठीक है? वेट, ये रेड में चेंज कर देता हूँ, ठीक है? व्हिच अ बायर वुड बी प्रिपेयर्ड टू पे। In fact, the price must reflect the interests of both parties to the transaction, the buyer and the seller. The buyer may be ready to pay up to the point where the utility from product is at least equal to the sacrifice he's made in term of price paid. So मान लो तुम एक बायर हो। आई होप सो ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर था वर्ड से ही, कि तुम एक बायर हो और तुम पैसे देने को तभी तैयार होगे ना, जब सामने से जो प्रोडक्ट हम लोग खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू या फिर जो भी उससे सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है वो हमारे प्राइस के हिसाब से तो सही लगे हमें। हम लोग 50 रुपये दे रहे तो उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट या तो सही लगे, 50 की वैल्यू का लगे या फिर 50 से ज़्यादा का लगे। अगर हमें लगता है कि सामने जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हो 50 रुपये, तो क्या 2 रुपये की कीमत भी नहीं है, तो फिर उस चीज़ को हम लोग नहीं खरीदते। ओके, ये चीज़ है। अब आगे देखो। The seller would, however, try to at least cover the cost. According to the law of demand, consumer usually purchase more unit at lower price than at the higher price. अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ था। जो अपना ट्रांजैक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि बायर और सेलर दोनों ही राजी हो उस पे। बायर का तो हमने देख लिया कि उसे वैल्यू अगर उसे लगता है कि वैल्यू जो मिल रही है मुझे प्रोडक्ट से वो ज़्यादा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब विथ रिस्पेक्ट ऑफ कि मैं पैसे कितना दे रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अगर हम बायर का पीओवी देखें, मतलब सेलर का पीओवी देखें, सेलर का, ठीक है? सेलर का पीओवी देखें, तो वो बंदा कब बेचना चाहेगा? इस प्रोडक्ट को कब बेचना चाहेगा? मान लो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है 50 रुपये, ओके? और ये एमआरपी इसका इसने सेट कर रखा है 70 रुपये का। अगर कोई इंसान यहाँ पे आता है, अगर वो इंसान 70 देता है, ओके, अगर वो बंदा 60 रुपये देता है, तो बायर मतलब सेलर जो है वो बेचने के लिए तैयार है, ठीक है? लेकिन अगर कोई इंसान यहाँ पे आता है और 40 रुपये कहता है, 40 रुपये कहता है कि मैं इस सामान को 40 रुपये में खरीदना चाहता हूँ, तो ये बायर कहेगा भग, नहीं नहीं मिलेगा तुम्हें ये चीज़, सॉरी गाइस, ठीक है? ये है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ था। सो यही पॉइंट इसमें मेन तो यही वाली पॉइंट को तुम्हें हाईलाइट करना था कि ये हाई लिमिट को सेट करता है और प्राइस मतलब कॉस्ट जो है वो लोअर लिमिट को सेट करता है। आई होप सो इट्स क्लियर। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, एक्सटेंड ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अब ये चीज़ समझो, अगर अगर तुम्हारी इंडस्ट्री के अंदर 1,000 लोग हैं और 1,000 लोग सेम चीज़ को बना रहे हैं, तो उनको स्टैंड आउट करने के लिए, उनसे आगे निकलने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं अपने प्राइस को कम रखना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा लोग तुम्हारी तरफ नजरें तो लेके आए, अपने व्यू पॉइंट्स को तुम्हारी तरफ लेके आए कि हाँ मैं यहाँ से सामान खरीद सकता हूँ क्योंकि इसका प्राइस कम है, सेम सामान मुझे कम दाम पे मिल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ से ले लूँ, ओके? तो यही चीज़ है। और हमने ऊपर भी एक पॉइंट को पढ़ा था कि अगर हम लोग किसी न्यू मार्केट के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग प्राइस को कम रखें। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग क्योंकि उस इंडस्ट्री में जिस फील्ड में हम लोग एंटर कर रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत सुपर जायंट्स अवेलेबल हैं, वो लोग हैं वहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है? तो इस केस में हमें सेट करना चाहिए प्राइस को इस लेवल पे, ताकि हम लोग उस कंपटीशन में सर्वाइव कर पाएँ, ओके? ऐसा ना हो कि हम लोग सेम प्राइस दे रहे हैं और हम न्यू ब्रांड है, तो लोग आते हैं और इग्नोर करके चले जाते हैं। वहीं अगर तुम न्यू हो लेकिन प्राइस कम रखे हुए हो, तो लोग आते हैं, तुम्हें देखते हैं और उसके बाद फिर सोचते हैं। कम से कम वहाँ तक तो पहुँच जाते हो ना तुम लोग, तो वो चीज़ है।
और अगर तुम न्यू हो तो तुम कोशिश करोगे कि हाँ, मैं कम पैसे रखता हूँ, वरना फिर लोगों का विश्वास मुझ पे बनेगा ही नहीं और क्या ही कहूँ मैं। मतलब ठीक है, ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक है? थर्ड पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट बिटवीन द लोअर लिमिट, ओके, बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट देयर वुड बी अ प्राइस सेटल डाउन। एक देखो, हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था क्या कि कॉस्ट कॉस्ट हमें हेल्प करता है कि हम लोग एक बेस सेट कर सके कि हाँ, इतना तो हमें कॉस्ट रखना है, ठीक है? और सेकंड पॉइंट में हमने देखा यूटिलिटी और डिमांड, यूटिलिटी एंड डिमांड, ठीक है? ये सेट करता है कि हाई लेवल मैक्सिमम कितना रख सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमें पैसे तो इसी बीच में रखना पड़ेगा ना, इसी बीच में रखना पड़ेगा ना। अब हम लोग पढ़ने वाले कि यहाँ पे कहाँ पे रखें, मतलब इस पर्टिकुलरली हम प्राइस कितना रखें, उस चीज़ के बारे में। अगर तुम्हारा कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, अगर तुम्हारे इंडस्ट्री जिसमें तुम एंटर कर रहे हो वहाँ पे कॉम्पिटिशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो तुम प्राइस को ज़्यादा रख के रिस्क नहीं लेना चाहोगे। तुम प्राइस को थोड़ा-सा कम रखोगे, ताकि लोग आएँ और खरीदे तुम्हें नहीं खरीदे, तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदें, ठीक है? और अगर मान लो कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन है ही नहीं, तुम अकेले वहाँ पे हो, तो फिर वहाँ पे तुम प्राइस को हज़ारों में बेच सकते हो, मतलब बहुत हाई लेवल पे बेच सकते हो। ओके, ये चीज़ है यहाँ पे। आगे देखो, लोड हो जा। This is affected by nature and degree. Okay, this is affected by the nature and degree of competition. The price will tend to reach upper limit in case of lesser degree of competition. वही बात है कि अगर कंपटीशन तुम्हारा कम है तो तुम ज़्यादा पैसे रख सकते हो। वहीं पे under condition where free competition, under the condition of free competition, the price will tend to set at the lowest level. अब देखो, अगर कहीं पे फ्री कंपटीशन है, फ्री कंपटीशन का मतलब बहुत सारे लोग आराम से आ सकते हैं मार्केट के अंदर, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आज तुम्हारे पास हज़ार फैक्ट्रीज है वहाँ पे जो कि सेम चीज़ बना रही है, सेम दाम पे बेच रही है, ठीक है? तो उस वाली कंडीशन में तुम्हें लोवेस्ट प्राइस पे रखना पड़ता है। बच्चे मतलब हम लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं जब हम पढ़ते हैं फ्री कंपटीशन को, इसको हम लोग डिकोड नहीं कर पाते कि आखिर इसका मतलब क्या है। फ्री कंपटीशन का मतलब होता है कि एक ऐसा मार्केट जहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, ओके, फ्री कंपटीशन मार्केट, समझ रहे हो? फ्री कंपटीशन मार्केट, इसी। सो चलो आगे देखते हैं। Competitors' price and their anticipated reaction must be considered before fixing the price of product. हमें कॉम्पिटिटर्स के प्राइसेस को देखना चाहिए कि आखिर वो कितना प्राइस रख रहे हैं और उस हिसाब से हमें अपने प्राइस को भी रखना चाहिए, ठीक है? नॉट ओनली द प्राइस बट द क्वालिटी एंड फीचर ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट मस्ट बी एग्जामिन केयरफुली बिफोर फिक्सिंग द प्राइस, ओके? नॉट ओनली प्राइस बट द क्वालिटी ऑफ फीचर्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स मस्ट बी एग्जामिन। सो यहाँ पे देखो, एक चीज़ समझो, माइंड खाली रखो, उसके मतलब अभी अपने दिमाग को थोड़ा-सा खाली करो और जो मैं कहने वाला हूँ उस चीज़ को सुनना, ठीक है? अ, एक सिचुएशन कंसीडर करो, ठीक है? अब मान लो कि तुम इंसान हो यहाँ पे, यू आर अ ह्यूमन, ओके? यू आर अ ह्यूमन यहाँ पे, ओके? और तुम एक ऐसे मार्केट के अंदर एंटर करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट के साथ जहाँ पे ऑलरेडी ऑलरेडी हज़ार फैक्ट्रीज़ है और वो सभी लोग सेम प्रोडक्ट को सेम प्राइस में बना रही हैं, ठीक है? इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हम क्या कोशिश करेंगे कि हम लोग प्राइसेस को कम रखें, है ना? ताकि हम लोग यहाँ पे स्टैंड आउट कर सकें कि ये बंदा है और ये कम पैसे में बेच रहा है, ठीक है? लेकिन अब एक बार खुद सोच के देखो, मैं यहाँ मार्केट में आया, ठीक है? मैंने सबके प्रोडक्ट्स को देखा, एक बार इसके प्रोडक्ट को देखा, इसके प्रोडक्ट्स को देखा, ठीक है? मुझे एक बात समझ में आई, इसका प्रोडक्ट की भी क्वालिटी एकदम खत्म है, इसकी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी खत्म है, इसकी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी खत्म है, ठीक है? तो इस वाले कंडीशन में क्या कर सकता हूँ मैं? मैं अपने प्राइस को सेम रख सकता हूँ या फिर हायर भी रख सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास एक एज है कि मैं क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये भी कंसीडर हमें करना पड़ता है कि सामने वाला जो बेच रहा है, किस क्वालिटी का है। अगर वो कम क्वालिटी का सामान ज़्यादा पैसे में बेच रहा था, ठीक है? तो लोग खरीद रहे थे उस चीज़ को। कम क्वालिटी वाली चीज़ को ज़्यादा पैसे में लोग खरीद रहे थे। वहीं पे अगर हम लोग अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ को सेम प्राइस में अगर बेचना चाहें, तो लोग खरीद लेंगे हमारा। ये भी पॉइंट है ना, तुम समझ सकते हो। तो हमें क्वालिटी को भी कंसीडर करना चाहिए। आई होप सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। एनी डाउट इज एनी डाउट विल बी एंटरटेन्ड। ठीक है, तुम कुछ भी पूछो, मैं आई विल ट्राई टू आंसर, ठीक है?
आगे देखो, अब हम लोग आते हैं आगे। सो पहले इस वाले थर्ड पॉइंट का थोड़ा कंक्लूजन बता देता हूँ मैं। एक हमें बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है बिफोर सेटिंग प्राइसेस, जैसे कितना डिग्री ऑफ कंपटीशन है। ओके, फ्री मार्केट, ये वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मार्क कर लेना, ठीक है? लोग बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। फिर इसी के साथ साथ हमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी एग्जामिन करना चाहिए बिफोर फिक्सिंग द प्राइस, कि सामने वाला बेच तो रहा है, लेकिन क्या वो बंदा उस प्राइस को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, या फिर लोग मजबूरी की वजह से उस चीज़ को खरीद रहे हैं। जैसे पहले के टाइम में अगर मैं फिजिक्स वाले का एग्जांपल लूँ, ठीक है? तो पहले कोचिंग का बहुत ज़्यादा वो चल रहा था बोलबाला। वो लोग प्राइसेस एकदम आसमान वाले प्राइसेस, 80-80 हज़ार में बैचेस निकाल रहे थे भाई साहब। लेकिन पीडब्ल्यूक्यू आया, लेकिन उनकी क्वालिटी भी सेम ही थी। पीडब्ल्यू भी आया, उन्होंने भी सेम कर रखा, 4K में प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है? तो वो लोग एज पे थे, उन्होंने सेम या फिर उससे ज़्यादा क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस में प्रोवाइड करा, तो वो लोग उस मार्केट में जीत पाए या फिर सर्वाइव कर पाए बहुत अच्छे लेवल पे। ओके, ये चीज़ है। होल्ड ऑन गाइस। सो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ये चीज़ होप से तुम्हें समझ में आ चुका होगा, कंपटीशन कैसे इफेक्ट करता है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हमें अपने प्राइस को सेट करना पड़ता है, ठीक है? एक सेकंड। इन ऑर्डर In order to protect the interests of the public against unfair practices in the field of price fixing, government can intervene and regulate the price of commodities. अब ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, मान लो कि किसी प्रोडक्ट के लिए कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कोई भी इंसान बना नहीं रहा, ठीक है? तो वहाँ पे कोई इंसान आता है और उस प्रोडक्ट को बनाता है और उस सामान को बहुत हाई लेवल पे बेच रहा है, जो कि इंसानों की ज़रूरत है। ओके, तो वहाँ पे गवर्नमेंट आती है और इस बंदे के कान खींचती है, इस बंदे के कान खींचती है और इस प्राइस जो इसने सेट कर रखा था, उसको वो कम दाम पे सेट कर देती है, ताकि नॉर्मली लोग उसको यूज़ कर पाएँ। ओके, ये चीज़ है। Government can intervene and regulate the price of commodities. Government can declare a product essential product and regulate its price. Okay, गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि कौन सा प्रोडक्ट एसेंशियल है या फिर नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट को वो एसेंशियल क्वालिफाई कर देती है, मतलब डिक्लेयर कर देती है, तो उसके प्राइस को वो रेगुलेट कर सकती है, वो कंट्रोल कर सकती है कि उसके प्राइस ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ अ ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी हैविंग मोनोपोली इन द प्रोडक्शन of the same come to rupees 20 per strip of 10, and buyer is prepared to pay any amount for it. Okay, मान लो कि एक मेडिसिन है, एक इंजेक्शन है, ठीक है? ये इंजेक्शन है तुम्हारा, ओके? और ये इसको बनाने का खर्चा सिर्फ 20 रुपए है, 20 रुपए। और ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि, ठीक है, लोगों की मजबूरी है और वो इसको किसी भी दाम में खरीद सकते हैं। इसलिए जो इंसान इसको बना रहा था ना, वो इसे 20 की जगह पे 200 में बेच रहा है, जो कि तुम क्लियरली देख सकते हो कि ये सिर्फ मौके का फ़ायदा उठा रहा है। तो इस सिचुएशन में वो जो बेचारा मजबूर सा इंसान था, वो तो आएगा, वो 200 रुपए में पे करने को तैयार है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मेडिकल वाली चीज़ है, अगर तुम नहीं खरीदोगे तो तुम मर जाओगे। ओके, तो ये चीज़ है। तो इस सिचुएशन में जब गवर्नमेंट ये सब देखती है, गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी हुई है और वो देख रही है सब चीज़ों को, तो वो समझती है कि ये जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, एक इंसान के लिए ज़रूरत है। तो वो इस इंसान के पास आएगी, इस कान को खींचेगी और कहेगी 20 रुपए का सामान है, तो 200 में कैसे बेच रहा है? इस 20 रुपए को तुम मैक्स मैक्स टू मैक्स 25 कर, 30 कर, ये 200 करने का लॉजिक क्या है? ओके, तो रेगुलेट कर रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट आके प्राइसेस को, यही चीज़ हमें समझना था। ओके, 200 पर स्टेप। In the absence of any competitor, the seller may tempted to extort an maximum amount of 200 for the drug and intervene to regulate the price. वही बात, अगर मोनोपोली है तो वो ट्राई कर सकता है कि मैं किसी भी दाम पे बेचूं उससे। यूजुअली इन such a case, the government does not allow the firm to charge such a high price and intervene to regulate the price of drug. अब ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ऐसा नहीं होने देती कि वो बंदा कुछ भी प्राइस पे बेच रहा है। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट आती है और उसके कान पकड़ के प्राइस सेट करवाती है, ठीक है? दिस कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट बाय डिक्लेयरिंग द ड्रग एज एसेंशियल कमोडिटी एंड रेगुलेटिंग इट्स प्राइस। गवर्नमेंट भी उन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को रेगुलेट कर सकती है जो कि एसेंशियल है, ठीक है?
ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ का प्रोडक्ट सेट कर रही है, प्राइस सेट कर रही है। सो ये पॉइंट था, ठीक है? एसेंशियल वाली चीज़ों को गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। ये अनफेयर प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने में हेल्प करता है, ठीक है? या फिर मोनोपोली को, क्या है मोनोपोली? मोनोपोली को अवॉइड करने में हेल्प करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, फिर फिफ्थ पॉइंट, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अगर हम किस लिए बेच रहे हैं और किस लिए प्राइस सेट कर रहे हैं, अब देखो इसको पढ़ के, ठीक है? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव आर अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जनरली द ऑब्जेक्टिव इज सेट टू बी मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। जनरली हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। ये अपना ऑब्जेक्टिव है। एक होता है अपना प्रॉफिट मैक्स, ठीक है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है? ठीक है, ये जनरली केस होता है। बट इन द देयर इज अ डिफरेंस इन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ठीक है? इफ द फर्म डिसाइड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन शॉर्ट रन इट कैन चार्ज मैक्सिमम प्राइस। अब देखो, अगर किसी को लगता है कि वो शॉर्ट रन में कमाना चाहता है, शॉर्ट रन में ही अंबानी बनना चाहता है, ठीक है? तो वो क्या करेगा? वो एक सामान को, ओके, वो एक सामान को डायरेक्टली 1000 का बेचेगा, 1000 का बेचेगा, ताकि अगर 50 या फिर 100 लोग भी खरीदते तो उसके पास बहुत अच्छा खासा अमाउंट हो जाए, ठीक है? लेकिन बट to maximize its total profit in long run, it would opt for a lower per unit price. Okay, so that it can capture larger share of the market and can earn greater profit through increased sales. लेकिन अगर किसी इंसान को बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहा है, ये बंदा जो सिर्फ एक साल का सोच रहा था ना, वहीं पे एक इंसान है जो कि सालों का सोच रहा है, सालों तक ग्रो करना है उसे। तो वो बंदा क्या करेगा, 1000 की जगह पे उसे मान लो 100 रुपए में प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? 100 रुपए में पहली बार प्रोवाइड करता, बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, बहुत सारे लोगों का अटेंशन यहाँ पे सीख मतलब अटेंशन आएगा इस 100 रुपए वाले प्रोडक्ट पे और वो लोग उसे खरीदेंगे। जब उन्हें लगता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट हमारे लिए यूज़फुल है और इन फ्यूचर भी वो लोग इसी इंसान से खरीदेंगे। मान लो कि इसको भी कॉस्ट लग रहा था 50 रुपए में सामान बन पा रहा था, लेकिन ये बंदा 1000 रुपए में बेच रहा था। यहाँ पे भी मान लो कि मान लो 80 का बना रहा था, लेकिन 20 रुपए के मार्जिन में ये बेच पा रहा है। लेकिन इन द लॉन्ग रन इसके पास ज़्यादा कस्टमर्स होंगे ना, इसके पास ज़्यादा कस्टमर्स होंगे और रिपीटेड सेल इस बंदे के पास ज़्यादा आएगी। फिर इस वाले बंदे के पास कुछ टाइम तक लोग आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम लोग इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, यही चीज़ है। जो मतलब मोनोपोली एस्टैब्लिश मतलब एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं ना बायर्स को, बायर्स भी तो पागल नहीं है। बायर्स भी समझ जाते हैं कि सामने वाले के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या मतलब क्या सोच के वो कर रहे हैं। तो जिसका नीयत सही होता है तो उसको हम लोग अच्छा ट्रीट करते हैं। ओके, ये चीज़ है। But if it is to maximize its profit in long run, it would be opt for lower per unit price so that it can capture larger share of the market and earn greater profit through the increased sales. वही बात है, ठीक है? अगर कहीं पे तुम मान लो कि मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? मान लो कि एक तुम सेकंड वाले केस में सिर्फ 1 रुपए कमा रहे हो, लेकिन तुम 10,000 लोगों से कमा रहे हो, ठीक है? ऊपर भले ही तुम मान लो कि 500 रुपए कमा रहे हो, 500 रुपए का मार्जिन कमा रहे हो, लेकिन सिर्फ 2 इंसान से। तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें 1000 रुपए मिलने वाले हैं, वहाँ पे तुम्हें 10,000 मिल जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना? ओके, ये चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म में इंक्लूड, ठीक है? पहले तो अपना प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव था कि लॉन्ग टर्म में हमें सर्वाइव करना है या फिर शॉर्ट टर्म में हमें सर्वाइव करना है, ठीक है? सेकंड है ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप। अब हमें देखना है कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें पूरा मार्केट कैप्चर करना है या फिर हम खुश हैं जितना है हमारे पास उससे। इफ अ फर्म ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन लार्जर शेयर ऑफ मार्केट, इट विल कीप द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट लोअर लेवल सो दैट ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू परचेज द प्रोडक्ट। वही बात है, अगर तुम्हें चाहिए कि बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आए तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदना, तो तुम्हें अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बहुत कम रखना पड़ेगा और प्रोडक्ट के प्राइस को बहुत कम रखना पड़ेगा ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल भी हो और लोगों को ट्रस्ट बना रहे, ठीक है? ये चीज़ है। आगे देखो, बी पॉइंट, सर्वाइविंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। सेकंड पॉइंट है अपना कंपटीशन मार्केट में हमें सर्वाइव करना है। इफ अ फर्म इज फेसिंग डिफिकल्टीज इन द सर्वाइविंग ऑफ द मार्केट बिकॉज ऑफ इंटेंस कंपटीशन और इंट्रोडक्शन ऑफ
मोर एफिशिएंट सब्स्टिट्यूट ऑफ अ कॉम्पिटिटर। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसे। इफ अ फर्म इज फेसिंग डिफिकल्टीज in surviving in the market because of intense competition or introduction of a more efficient substitute of a competitor, it may resort to discounting its product or running a promotional campaign to liquidate its stocks। अब देखो, अब देखो, ठीक है। अब मान लो कि मैं आईफ़ोन मान लो कि मैंने अ, आईफ़ोन था, ठीक है, लेटेस्ट मॉडल। मैंने इसको लाखों में बेच लिया, 1.5 लाख का मैंने इसे बेच लिया। लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद जब एक नया मॉडल आ गया यहाँ पे, ठीक है? एक नया आईफ़ोन मॉडल यहाँ पे आ गया, ठीक है? ये अपना नया आईफ़ोन मॉडल है, ठीक है? ये मैं मुझे जो भी प्राइस है उसका, लेकिन लोग अब इसको खरीदना चाहेंगे ना, ये ऑब्सोलीट हो गया, मतलब पुराना हो गया। तो मुझे चाहिए कि जितने भी मेरे पास आईफ़ोन इस मॉडल के पड़े हुए थे, मेरे पास इतना जो भी इन्वेंटरी है, मुझे इसको क्लियर करना है ना? तो मैं इस 1.5 लाख की जगह पे मैं इसे बेचना स्टार्ट कर दूँगा 80,000 पे। हो सकता है मैं इसे 50,000 तक लेके आ जाऊँ, क्योंकि मैं अब मजबूर हूँ, मुझे इसको खाली करना है, ओके? ये चीज़ है। उससे तुम्हें ये पॉइंट भी क्लियर होगा। जब तुम्हें अपना सामान जब कोई न्यू चीज़ आ जाती है, फिर न्यू कॉम्पिटिटर आ जाता है, जो कि तुम्हें पता चल रहा है कि इसके आने से मेरा बिज़नेस ठप होने वाला है या फिर मेरा प्रोडक्ट अब नहीं चलने वाला। तो तुम चाहोगे कि जो भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, वो तुम बेच के क्लियर करो, रफ़ा-दफ़ा करो, ओके? ये चीज़ है। रिटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, ओके। अब हमें कंसीडर करना है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो एकदम टॉप नॉच हो, ठीक है। इन केस ऑफ अ नॉर्मल हाई प्राइसेस आर चार्ज ओवर हाई क्वालिटी एंड हाई कॉस्ट, ठीक है। हम लोग हाई प्राइसेस कब चार्ज करते हैं? जब हम हाई क्वालिटी का सामान प्रोवाइड कर रहे होते हैं या फिर उसको बनाने में हाई कॉस्ट लगा होता है, ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तभी तो वो हाई क्वालिटी का बन पाया, है ना। हाई हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसे फूके तब जाके वो हाई क्वालिटी का बन पाया, तभी उसको हम लोग हाई प्राइसेस पे चार्ज कर सकते हैं। Thus, the price of the firm product and services is affected by the price objective of the firm। ठीक है, ये 3 तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स थे। और इन्हीं के बेसिस में हम लोग कह सकते हैं कि इन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से डिपेंड करता है कि हम लोग प्राइस कितना रखें। एक बार रिवाइज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है? फर्स्ट हम लोग देख रहे थे कि हमें लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है या फिर शॉर्ट रन में सर्वाइव करना है। अगर हमें शॉर्ट रन में सर्वाइव करना है, ठीक है? शॉर्ट रन में सर्वाइव करना है तो हम लोग मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है तो हम लोग लोअर लिमिट मतलब लोअर यूनिट प्राइस पे हम लोग बेचेंगे, ठीक है? अपडेटिंग मार्केट लीडरशिप। दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि अगर हमें ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है तो हमें कम प्राइसेस रखना पड़ेगा। सेकंड है सर्वाइवल इन कॉम्पिटिटिव। अगर कोई ऐसा बंदा आ गया जिसका आने से तुम्हारे बिज़नेस को खतरा है या फिर कोई ऐसा मॉडल आ गया जिसकी वज़ह से तुम्हारी इन्वेंटरी ठप पड़ने वाली है, तो तुम चाहोगे कि उस इन्वेंटरी को तुम क्लियर करो, कैसे भी तुम बाच के निकालो उससे। फिर थर्ड है अपना क्वालिटी, कि आखिर तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? उसमें तुमने कितना इन्वेस्ट करा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में? उस हिसाब से तुम उसका प्राइस कम या ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है? आई होप सो ये पॉइंट तुम्हें क्लियर है, ठीक है? अब हम आते हैं 6 पॉइंट पे, मार्केटिंग मेथड यूज्ड, ओके? Price fixation process is also affected by the other elements of marketing, such as distribution system, quality of salesmen employed, quality and amount of advertising, sales promotion efforts, and type of packaging, product determination and credit facility। देखो, शांत। मैं एमिनेम नहीं हूँ, ठीक है? मैं रैप नहीं कर रहा इन सब चीज़ों का, बट देखो, सिंपली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हम मार्केटिंग जब करते हैं, हमने एडवर्टाइजमेंट निकाला, हमने एक एक्टर को हायर करा ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को बेच पाए। हमने बिलबोर्ड्स पे हमने पोस्टर्स लगवाए, ठीक है? हमने पैम्पलेट्स छपवाए। इन सब में भी तो पैसे लगते हैं ना, इन सब में भी पैसे लगते हैं। अगर मान लो कि एडवर्टाइजमेंट में ही हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे फूँक रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ही पैसे फूँक रहे हैं, तो हमें कॉस्ट कहीं न कहीं बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम लोग उस मार्केटिंग कॉस्ट को हम लोग जस्टिफाएबल बता सकें, ठीक है? जस्टिफाएबल जस्टिफाएबल, ठीक है? ये चीज़ है। आगे देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब सेल्स प्रमोशन, मतलब मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एडवर्टाइज़मेंट हो गया, सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स हो गए, पैकेजिंग हो गया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया। हमने अपने प्रोडक्ट को अ,
एक नॉर्मल बॉटल की जगह बनाने की जगह हमने उसे एक अजीब से डिज़ाइन में बना दिया। तो उस अजीब से डिज़ाइन को बनाने में एक्स्ट्रा खर्च लगा अपना। फिर क्रेडिट फैसिलिटी अगर हम किसी को प्रोवाइड करें सामान एट क्रेडिट पे, मतलब वो हमें पैसे नहीं दे रहा, प्रॉमिस कर रहा है कि इन फ्यूचर वो पैसे देगा। तो कहीं न कहीं हमें पैसे तो चाहिए ना। पैसे तो चाहिए ना, जो कि आज हम अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी दे पाएँ, अपने कॉस्ट को रिकवर कर पाएँ, मतलब बिल्स को पे कर पाएँ। तो उन सब के लिए भी हमें प्राइस को बढ़ाना पड़ता है ताकि हम लोग अल्टीमेटली अपने कॉस्ट को भी कवर कर पाएँ। आई होप सो क्लियर हो रहा है तुम्हें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ अ कंपनी प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी If a company provides free home delivery, it has some of flexibility in fixing prices. ओके, अगर कोई कंपनी है, चलो ठीक है, यहाँ पे देखो, एक कोई कंपनी है यहाँ पे, ठीक है? एक कंपनी यहाँ पे है जो कि सामान को बेच रही है, लेकिन वो फ्री डिलीवरी प्रोवाइड नहीं कर रही। फ्री डिलीवरी प्रोवाइड नहीं कर रही, नहीं कर रही, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक बंदा है, ओके? तो ये बंदा फ्री डिलीवरी भी प्रोवाइड कर रहा है, फ्री डिलीवरी, ठीक है? हाँ, वो नकली चीज़ होती है, जो भी कॉस्ट डिलीवरी का होता है वो इसी में जोड़ देता है, इसी प्रोडक्ट के प्राइस में जोड़ देते हैं वो, ठीक है? लेकिन देखो, अगर कोई हम लोग कंज़्यूमर हैं, ठीक है? अगर ये बंदा ज़्यादा प्राइस चार्ज करने का ट्राई करेगा तो हम कहेंगे, "तू मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है? तू सिर्फ़ तो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोडक्ट तो ये भी बंदा प्रोवाइड कर रहा है।" लेकिन क्योंकि ये बंदा मुझे फ्री डिलीवरी भी प्रोवाइड कर रहा है, मैं इसे एक्स्ट्रा पेमेंट करने को तैयार हूँ। थोड़ा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो भी होगा वो मैं पे करने को तैयार हूँ। और इसी इसी पे अगर ये बंदा है, इसी पे इसने लिख दिया कि फ्री ये वो और क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब दिखाने लगा कि हाँ, मेरा सुपीरियर भी है, मैं तुम्हें फ्री में डिलीवरी भी कर रहा हूँ, तो इस बंदे का ज़्यादा बिक जाएगा। ओके, ये चीज़ है। आई होप सो इट्स क्लियर, ओके? अब आगे देखो। Similarly, uniqueness of any of the element mentioned above gives the company a competitive फ्रीडम एंड फिक्सिंग प्राइसेस। वही बात है कि साइड वाले के पास ज़्यादा फ्रीडम है कि वो प्राइसेस को पे कर पाए, मतलब प्राइसेस को बढ़ा पाए। तो तुम्हें इस पूरे टॉपिक से याद क्या रखना है, मतलब कैसे तुम याद रख सकते हो? तुम्हें सबसे पहले याद रखना है कि किस पॉइंट के अंदर कौन कौन सी बातें इंक्लूड हो रही है और क्या क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं। क्योंकि एग्जाम्पल तुम्हारा आ सकता है, एग्जाम्पल जो भी होगा वो एग्जाम्पल कोटेशन के रूप में आ सकता है और तुमसे पूछ सकता है कि ये एग्जाम्पल किस पॉइंट का है, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि एक कंपनी का डिलीवरी बंदा है, वो फ्री डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो इस केस में वो बंदा ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर सकता है। ये किस पॉइंट में हमें लिखा हुआ है? क्या प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में? क्या मार्केटिंग मेथड वाले में या फिर यूटिलिटी एंड डिमांड में? तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि आखिर एग्जाम्पल किस वाले पॉइंट, कौन सा एग्जाम्पल किस पॉइंट में मेंशन्ड है। आई होप सो इट्स क्लियर, ठीक है? वीडियो थोड़ी ठीक-ठाक लेंथ की बन चुकी है, ओके? तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आई होप सो ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। इफ तुम्हें अच्छा लगा है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग गाइस, कंसीडर सब्सक्राइबिंग, ओके? एंड इफ यू गाइस नोट इस पूरे मेरे एनसीईआरटी का नोट चाहिए तो मैं, या फिर कोई और रिसोर्सेज चाहिए तो तुम एक बार नीचे फॉर्म का लिंक है, तुम उसे क्लिक करके देख सकते हो कि मैं क्या-क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके? तो वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, रियली हेल्पफुल होगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन अपना ध्यान रखो। टेक केयर गाइस।